Hi friends. Today we would be discussing about the oxygen dissociation curve, and further in this video we will be discussing about the lung volumes and lung capacities. अच्छा, तो सबसे पहले जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि ये दिस इज अ ग्राफ. This is a graph which is between the hemoglobin, oxygen saturation and oxygen का partial pressure. X axis पर oxygen का partial pressure marked होता है और Y axis पर हमेशा marked होता है hemoglobin oxygen का binding. For example, you can see here, this is the graph we have. अब इसमें जो कुछ मेन बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए इस ग्राफ की. सबसे पहली बात तो ये एक सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होता है. सिग्मॉइड शेप्ड ग्राफ होता है. सेकंड, आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ. हमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आखिर पढ़ना ही क्यों है. बेसिकली ये ग्राफ बताता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग. अब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 100% पहुंच जाएगा तो दिस ग्राफ प्लेट्यूज. ठीक है. अब P50 हमें पता होना चाहिए. P50 इज दैट प्रेशर जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबाउट 27 होता है. 27 mmHg. एट दिस प्रेशर hemoglobin is 50% saturated with oxygen. अब partial pressure of oxygen at 50% saturation ये जरूरी है क्यों? Because this helps you decide कि इस प्रेशर पे अब आपका कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है या राइटवर्ड शिफ्ट करता है. दिस हेल्प्स यू डिसाइड कि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन वेदर इट इंक्रीजेस और इट डिक्रीजेस. हमें ग्राफ में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए. एक तो ग्राफ का शेप पता होना चाहिए. कब वो लेफ्ट शिफ्ट करता है, कब वो राइट शिफ्ट करता है, वो पता होना चाहिए. बिकॉज लेफ्ट शिफ्ट टेल्स यू, लेफ्ट शिफ्ट होगा तो यू कैन सी कि ऑक्सीजन की कम पार्शियल प्रेशर पर ही हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होने लगेगा. अगर लेफ्ट शिफ्ट होता है तो 50% सैचुरेशन ऑक्सीजन के एक कम पार्शियल प्रेशर पर होगा. और यही जब ये राइट शिफ्ट होगा तो पार्शियल प्रेशर 50% सैचुरेशन पे ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा. ये बेसिकली ये बताता है राइटवर्ड शिफ्ट टेल्स यू कि एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग and a left shift tells you that the affinity of oxygen for hemoglobin is increasing. Now, why do you get this sigmoid shaped curve? The reason behind it is that oxygen and hemoglobin bind to each other via cooperative binding, which means होता क्या है, हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं. जो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो हीमोग्लोबिन के एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन से बाइंड करता है जिसे हम टाइट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. जो बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके रिलैक्स्ड स्टेट से बाइंड करते हैं. होता क्या है, जब वो टाइट कॉन्फ़िगरेशन से बाइंड होता है तो इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने में काफी डिफिकल्टी फेस होती है, लेकिन इसके बाइंड होने के बाद हीमोग्लोबिन का टाइट फॉर्म रिलैक्स्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसकी वजह से ये जो बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं इनकी बाइंडिंग इजी हो जाती है. इस फिनोमेनन को हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं. दिस फिनोमेनन इज रिफर्ड टू एज द कोऑपरेटिव बाइंडिंग. This is the reason why your sigmoid shaped curve is present in between the hemoglobin and oxygen dissociation curve. On the other hand, myoglobin का जो curve होता है, myoglobin और oxygen binding का curve. Myoglobin is the molecule which carries oxygen in the muscle tissue. यहां पर लीनियर बाइंडिंग होती है. यहां पर लीनियर बाइंडिंग होती है तो जो कर्व हमें यहां मिलता है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. जो मेनली कंसर्न हम क्वेश्चंस से होंगे, जो आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे वो ये होगा कि आपको कोई कर्व दे दिया जाएगा, उसमें 2-3 कंपैरेटिव कर्व्स होंगे.
तो जो सिग्मोइड शेप का कर्व अगर दिख रहा है तो दैट इज हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व। अगर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का कर्व है तो फिर वो मायोग्लोबिन का है। फर्दर ग्राफ में हीमोग्लोबिन कर्व राइट शिफ्ट होता है या लेफ्ट शिफ्ट होता है, इस पर मेन फोकस होना चाहिए हमारा। अब हमें ये याद रखना है कि राइट या लेफ्ट शिफ्ट an easy way to remember it is oxygen when binds to hemoglobin, loading of hemoglobin which happens at the level of lungs, या फिर affinity for hemoglobin towards O2 is high। ये सारी चीजें लेफ्ट शिफ्ट से रिलेटेड हैं, यानी कि ऑक्सीजन के कम पार्शियल प्रेशर पर भी वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जा रहा है। फर्दर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की रिलीज या अनलोडिंग या फिर डिक्रीज्ड एफिनिटी, ये बता रही है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, अब लंग के लेवल पर क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। दिस थिंग हैपेंस एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज में ऑक्सीजन की जरूरत है तो वहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज होना जरूरी होता है, जिसे हम अनलोडिंग भी कहते हैं। डिक्रीज इन एफिनिटी होगी तभी वो चीज ऑक्सीजन की, जब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी तभी वो हीमोग्लोबिन से दूर जाएगा। तो ये चीज होती है टिश्यूज पे। टिश्यूज के लेवल पर हो रहा होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्स ऑक्सीजन, वी नो दैट। इसीलिए इसको हम राइट शिफ्ट कहेंगे। दैट इज जो आपका ग्राफ है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ग्राफ, सपोज ये था, तो जब यहां पर हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन मार्क करी है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। जब कम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग हो रही है तो ये नॉर्मल कर्व लेफ्ट या अपवर्ड शिफ्ट हो गया। और यहीं पर अगर ये नॉर्मल कर्व था और इसकी बाइंडिंग अब ज्यादा P50 पर, मतलब ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 50% ज्यादा पर हो रहा है एज कंपेयर टू रियल कर्व, तो ये हुआ राइट या डाउनवर्ड शिफ्ट। अब हमें यह पता होना चाहिए कि किन फैक्टर्स पर लेफ्ट शिफ्ट होती है और किन फैक्टर्स पर राइट शिफ्ट होती है। 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। 3-4 क्वेश्चंस ही मेन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला यू शुड बी नोइंग कि ये सिग्मॉइड शेप कर्व्ड होता है, जिसकी कोऑपरेटिव बाइंडिंग से एक्सप्लेन करते हैं। फिर अगर आपको कंपैरिजन के लिए दे दिया एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज द कर्व एंड यू सी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व as compared to the normal, this is the normal sigmoid curve and this is your rectangular hyperbolic curve, then you have to understand this is the myoglobin oxygen dissociation curve, because यहाँ पर linear binding हो रही है, 1:1 का रेशियो है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, whereas यहाँ पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में 1:4 रेशियो में हो रही है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू बाइंड करता है, इसीलिए यहाँ सिग्मॉइड शेप कर्व मिलता है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दे आस्क यू, दे गिव यू दीज फैक्टर्स एंड दे आस्क यू वेदर योर कर्व शुड हैव अ राइटवर्ड शिफ्ट और योर कर्व शुड हैव अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाउ वन मोर फैक्ट विच यू शुड बी नोइंग इज, जब हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हुआ जो टिश्यूज के लेवल पर हो रहा है, इसे हम बोर इफेक्ट भी कहते हैं। यही है आपका बोर इफेक्ट। द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज योर बोर इफेक्ट। यू शुड बी रिमेंबरिंग कि राइटवर्ड शिफ्ट बोर इफेक्ट के टाइम पर होती है। यहीं पर अगर एक दूसरा फिनोमिनन होता है जिसे हम लोग, आप सब जानते हैं, कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। हैल्डेन इफेक्ट क्या कहता है? हैल्डेन इफेक्ट ये कहता है
अगर ऑक्सीजन, ये हो रहा है लंग्स के लेवल पर, रिमेंबर दिस, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है तो हीमोग्लोबिन हमें पता है वो ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है तो उस समय उसकी एफिनिटी एक दूसरे मॉलिक्यूल के लिए डिक्रीज हो रही होगी या कम हो रही होगी, या एक दूसरा मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा होगा जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो सिंपल है, हैल्डेन इफेक्ट टेल्स यू the binding of oxygen to the hemoglobin and the release of carbon dioxide which happens again at the level of lungs. ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ऑक्सीजनेटेड स्टेट है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो रही है और यहां पर शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड्स। ये दो फैक्टर्स याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट फैक्टर्स विल लीड टू अ राइट शिफ्ट एंड व्हाट फैक्टर्स विल लीड टू अ लेफ्ट शिफ्ट। ओके, beginning with the right shift। तो मैंने क्या कहा था, राइट शिफ्ट, आर से याद रखना, राइट शिफ्ट रिलीज, रिलीज किस चीज का भाई, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। अब अपने दिमाग से कुछ कंडीशंस सोचिए, मेटाबॉलिकली तीन चीजें याद रखनी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयंस। जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो रिलीज हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी और H+ की भी हाई होगी। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेट हुआ जो टिश्यूज में मिलेगा। तो इन सब से हम क्या कह सकते हैं, हाइपोक्सिया, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सैचुरेशन, हाइपरकार्बिया, increased carbon dioxide, and increased H+ means acidosis। इन तीनों ही स्टेट्स में राइट शिफ्ट होगी। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, टिश्यूज सारे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, तो यू गेट ए रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूसेज ऑफ ऑक्सीजन। तो टिश्यूज के लेवल पर ऑक्सीजन सैचुरेशन, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स या टिश्यूज के लेवल पे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से एक हाइपोक्सिक स्टेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होने की वजह से एटीपी और सारा एनर्जी प्रोसीजर होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, साथ साथ में हमें पता है H+ भी इंक्रीज हो रहा है। तो एसिडोसिस या फिर पीएच जब घट रहा है या एसिडोसिस हो रहा है तो इन तीन केसेस में आपको राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगी। अब यू शुड बी नोइंग अबाउट one more important molecule which is your 2,3 DPG। This binds to the beta chains of hemoglobin। तो जब इसका लेवल हाई होगा, जब बीटा 2,3 DPG का लेवल हाई होगा, राइटवर्ड शिफ्ट की बात हो रही थी, तो 2,3 DPG मॉलिक्यूल जो होता है, जो हमें पता है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये दिस बाइंड्स टू द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि इसकी एफिनिटी इज ऑल्सो देयर फॉर हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन ऑल्सो बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। एंड हम बात करें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, तो अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाह रहा है और 2,3 DPG भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करना चाह रहा है, तो इस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो ऑक्सीजन का रिलीज बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस वुड हैव अ हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो जो भी कंडीशन 2,3 DPG के लेवल्स को इंक्रीज करेगी, दैट वुड ऑल्सो लीड टू अ इंक्रीज इन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि राइट शिफ्ट। एंड जब ये लेवल इसका कम होगा, दैट वुड लीड टू अ लेफ्ट शिफ्ट। ऑक्सीजन को भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करना है, 2,3 DPG ऑल्सो बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। नाउ अगर 2,3 DPG की कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड, तो उस केसेस में ऑक्सीजन नहीं जल्दी बाइंड कर पाएगा, तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से रिलीज हो जाएगा, और रिलीज, आर फॉर राइट शिफ्ट। अब हमें ये याद रखना है कि किन कंडीशंस में 2,3 DPG की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और कब कम हो जाएगी। इससे अगेन वी कैन decode whether we will have a right shift or we'll have a left shift. Now, when we talk about the conditions when metabolism is high, जब hypoxic condition create हो रही है, तो cell undergoes anaerobic respiration, anaerobic glycolysis, और anaerobic glycolysis जब हो रही होती है तो 2,3 DPG levels rise। अब 2,3 DPG लेवल्स राइज, तो इस वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होगी,
and the curve again shift towards the right side. तो इसीलिए anaerobic glycolysis के conditions में your curve will again shift to the right side. Now coming on to the fourth factor, अब metabolism increase हो रहा है. Now we know which hormone is responsible for increasing metabolism, that is your thyroid hormone. तो जब हाई BMR स्टेट्स होते हैं, कोई भी हाई BMR स्टेट अगर हमें दिया जा रहा है तो उस केस में अगेन योर कर्व वुड बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट साइड. फर्दर नाउ वी टॉक अबाउट यू गो टू अ हायर ऑल्टीट्यूड. जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पर जाएंगे तो वहां पर अगेन हाइपोक्सिया का फैक्टर आ जाएगा. तो वेयर वुड योर कर्व शिफ्ट? योर कर्व विल अगेन शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड. हाई ऑल्टीट्यूड्स में योर कर्व shifts towards the right side. Exercise, again high metabolism, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो टिश्यूज के लेवल पर ऑक्सीजन का डिक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, पीएच ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. तो वी कैन से हाई मेटाबॉलिक स्टेट या फिर एक्सरसाइज के स्टेट्स में भी यू वुड बी गेटिंग अ राइट शिफ्ट. समराइजिंग ऑल द फैक्टर्स लीडिंग टू अ राइट शिफ्ट, वो मैं एंड में कंपैरेटिव टेबल बता करके राइट और लेफ्ट शिफ्ट बता दूंगी. कमिंग ऑन टू द लेफ्ट शिफ्ट, जो भी फैक्टर्स राइट शिफ्ट के साइड में आ रहे थे उससे ऑपोजिट सब ऑल विल लीड टू अ लेफ्ट शिफ्ट. नाउ ऑक्सीजन, जस्ट थिंक ऑफ इट. At the level of lungs, oxygen is high, carbon dioxide is low, pH is obviously high. क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो नहीं रहा है, सारी जो कंडीशंस राइट शिफ्ट की थी उससे ऑपोजिट हो रहा है. तो जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है या एट द लेवल ऑफ लंग्स या किसी भी रीजन से जब ऑक्सीजन सैचुरेशन इज हाई और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, यू वुड गेट अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट. pH high, or in other terms in a condition of alkalosis, you would get a left shift. Decreased carbon dioxide concentration or hypocarbia will again lead to a left shift. Now a certain interesting fact, stored blood अगर आपसे पूछा जाए, stored blood में oxygen hemoglobin dissociation curve would have a left shift. Now why would this happen? This is because stored blood में 2,3-DPG की concentration decreases. When this मैंने क्या बोला था, 2,3-DPG also has affinity to bind to oxygen. Hemoglobin. Oxygen also wants to bind to hemoglobin. अब ये जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका कंपटीशन, ऑक्सीजन का कंपटीशन कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन इंक्रीजेस और लोडिंग इंक्रीजेस, thus leftward shift increases. In total, summarizing the facts which will lead to rightward and leftward shift, we have in here. शेविंग बस दे दो, शेविंग का दे दो सामान. हाँ, Increased oxygen, alkalosis, hypocarbia, Haldane effect, decreased oxygen or hypoxia, acidosis, hypercarbia, Bohr effect, stored blood here, anaerobic glycolysis, exercise, high BMR states.
Now, further I have written it over here also. You can see it. Mnemonic भी है. You can learn it. Rightward shift. Cadet faces right. See, increased temperature. Metabolism high हो. Metabolic state या tissues के level पर. We know टेम्परेचर हाई है क्योंकि हाई BMR होगा, टिश्यूज अंडरगोइंग एक्टिव प्रोसेसेस, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हाई टेम्परेचर, हाई CO2, इंक्रीज्ड H+, और वी कैन से एसिडोसिस या फिर डिक्रीज्ड pH. एंड अगेन आई टोल्ड यू, इंक्रीज जैसे ही 2-3 BPG बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन और इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन रिलीज वुड इंक्रीज. एंड एक्सरसाइज, यू कैन रिमेंबर इट विद दिस निमोनिक, कैडेट फेसेस राइट. नाउ लेफ्ट शिफ्ट मीन्स ऑक्सीजन हेल्ड टाइटली, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 50% सैचुरेशन, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जल्दी रिलीज नहीं हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा है? डिक्रीज, जस्ट इसका ऑपोजिट, डिक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज H+ और एल्कलोसिस, डिक्रीज 2-3 BPG. ये जैसे डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन के लिए कॉम्पिटिशन कम हो गया, सो इट्स बाइंडिंग इंक्रीजेस. नाउ दिस फैक्टर, फीटल हीमोग्लोबिन. You have to remember fetal hemoglobin has a lower affinity for 2-3 BPG. अब इस मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी ही जब कम है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन खुद ही ज्यादा बाइंड करेगा. सो जस्ट रिमेंबर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी बिकॉज बहुत कम ऑक्सीजन सैचुरेशन पर ही हीमोग्लोबिन जल्दी से बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन से, बिकॉज इट डज नॉट हैव टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम 2-3 BPG which has a lower affinity towards fetal hemoglobin. Further, carbon monoxide we know has a very high affinity to hemoglobin as compared to oxygen. Hence, oxygen saturation carbon monoxide के केस में भी leftward shift हो जाएगा. Now coming on to the clinical relevance, right shift supports oxygen delivery in active tissues and shift impairs unloading of oxygen to tissues. Further, coming on to the lung volume and capacities. Now you have to remember कि lung volume and capacities they can either be dynamic or they can be static. ये जितनी भी हम पढ़ने जा रहे हैं, all these are static volumes or static lung capacities. What do you mean by dynamic lung capacities? You measure them against the value of time. इसमें दो आती हैं, forced expiratory volume and forced expiratory volume in the first second. Forced volume capacity and forced expiratory volume in the first second. ये सारी हम obstructive या restrictive lung diseases को find out करने के लिए यूज करते हैं. Forced vital capacity फोर्स वाइटल कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम जो हम पूरे 6 सेकेंड्स में पेशेंट एक्सहेल करता है. जितनी भी टोटल लंग कैपेसिटी उसकी, आई विल टेल यू व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम एंड फोर्स वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है. तो वाइटल कैपेसिटी हमें पता है. फोर्स मीन्स यू आस्क द पेशेंट टू एक्सहेल आउट ऑल द एयर प्रेजेंट इनसाइड, तो वो विद इन 6 सेकेंड्स जो कर देता है, दैट इज रिफर टू एज फोर्स वाइटल कैपेसिटी. वेयर एज फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन द फर्स्ट सेकेंड इज द वॉल्यूम जो पेशेंट फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है विद इन 1 सेकेंड. These two help you differentiate whether you have a restrictive lung disease or an obstructive lung disease. बेसिकली हम इनका फ्रैक्शन निकालते हैं और उस फ्रैक्शन की जो वैल्यूज होती हैं उसके बेसिस पे वी डिसाइड रिस्ट्रिक्टिव या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. नाउ फोकसिंग ऑन द लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटीज. सबसे पहली बात तो इतना याद रखना है कि जो हम क्लिनिकल मेजरमेंट्स क्लिनिकली इनको कैसे मेजर कर सकते हैं. तो जो स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स हैं वी मेजर देम बाय स्पाइरोमेट्री. Now you have to remember, by spirometry you cannot measure residual volume. Residual volume नहीं measure करी जा सकती, इसीलिए हर वो lung capacity जिसमें residual volume का हम use करेंगे, you cannot measure it with the help of spirometry. Total lung capacity, inspiratory capacity and functional residual capacity. You can see इन सब में वी आर यूजिंग द रेसिडुअल वॉल्यूम. तो
जहां जहां रेसिडुअल वॉल्यूम यूज हो रही है, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इनको हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते हैं। इनको मेजर करने के लिए वी यूज फुल बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी। नाउ कमिंग ऑन टू योर वॉल्यूम्स। Okay. So tidal volume, what is tidal volume? Tidal volume refers to the amount of air that moves out into the lungs with each inspiration or the amount which moves out with each expiration during quiet. Normally जब हम सांस अंदर ले रहे हैं या सांस बाहर निकाल रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, जो डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चलती है, तो द अमाउंट ऑफ एयर विच यू टेक इन inspire or the amount of air which you breathe out, that is expire, that is referred to as your tidal volume. You should know the value. It is around 500 to 750 ml in a normal person. Now we come on to the inspiratory reserve volume. रिजर्व से याद रखना है, ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो हम इनहेल कर ही रहे थे, उसके अलावा इफ आई आस्क यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, व्हेन आई आस्क यू टू टेक अ डीप ब्रेथ, तो यू फोर्सफुली टेक इन सम मोर एयर। लंग्स में कुछ और कैपेसिटी है, वो फोर्सफुली हम कुछ एयर और अंदर ले लेते हैं। इसी को हम कहते हैं द एयर विच यू इंस्पायर आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेटरी एफर्ट। मैंने अभी तक नॉर्मल सांस ले रहे थे, मैंने कहा गहरी सांस लो, तो उस समय इंस्पिरेशन में यू टेक इन द इंक्रीज अमाउंट ऑफ एयर विच अमाउंट्स टू योर मैक्सिमम inspiratory effort in excess to the tidal volume. This is what you call the inspiratory reserve volume. This amounts to around 3 liter. You can see 500 to we came to 300 liter. Similarly, expiratory reserve volume, as the name suggests, यहाँ पर अब मैंने कहा now you exhale forcefully. When you exhale forcefully, this is the volume exhaled by an active expiratory effort after passive expiration. नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, उसके बाद भी लंग्स में कुछ एयर बची हुई थी, अब ये हमने जब एक्सपायर करने बोला तो ये जो एयर एक्सपायर करी है, दिस इज रिफर्ड टू एज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच अमाउंट्स टू अराउंड 1.1 लीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम, अच्छा अब क्या हुआ, ये वो एयर है जो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है। भले ही मैंने कह दिया यू हैव टू एक्सपायर फोर्सफुली एक्सपायर करके जितना भी एयर यू कुड थ्रो आउट, यू थ्रू इट आउट, उसके बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के अंदर बची हुई रह जाएगी, दैट इज रेफर्ड टू योर रेसिडुअल वॉल्यूम। द एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपिरेटरी एफर्ट, दिस इज 1.2 लीटर। नाउ ये जो 4 वॉल्यूम्स हैं, अब इन 4 वॉल्यूम्स के एडिशन से या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से बनती है हमारी लंग कैपेसिटीज। अब सबसे पहले बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी की। टोटल लंग कैपेसिटी एज अ नेम सजेस्ट, इसमें जितनी भी टोटल एयर एक आदमी या इंसान अपने लंग्स के अंदर अकोमोडेट कर सकता है वो आ जाएंगी। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी, वी नो दैट। टाइडल वॉल्यूम, ये बेसिक एयर जो हमने अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन से ली हुई है, तो ये दोनों इसमें आ ही जाएंगी। सो वी विल हैव रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। उसके अलावा इट इज सिंग टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब इसमें वो वॉल्यूम्स भी आएंगी जो मैं एक्स्ट्रा इनहेल करके या एक्सहेल करके ले सकती हूँ। जो एक्स्ट्रा इनहेल करके वॉल्यूम अंदर अकोमोडेट हो सकती है वो IRV है, एक्स्ट्रा एक्सहेल जो करी जा सकती है वो ERV है। तो your total lung capacity becomes residual volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. These are the values when we add them, approximately 5.8 liters. Now coming on to vital capacity. Vital capacity is inspiratory reserve volume plus tidal volume plus एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो एयर का अमाउंट है जो हम वॉलंटरीली इनहेल कर सकते हैं या एक्सहेल कर सकते हैं टू अ मैक्सिमल एफर्ट। यही जब हम फोर्सफुली विद इन अ टाइम लिमिट पेशेंट को एक्सहेल या इनहेल करने कहते हैं, तो दैट बिकम्स अ फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जो कि स्पायरोमेट्री में यूज होता है। व्हेन यू एड दीज 3 यू गेट एन अमाउंट ऑफ अराउंड 4.5 लीटर। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी कि इसमें
टाइडल वॉल्यूम हमेशा होती है, और साथ में हम जो इंस्पायर कर सकते हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये टोटल हो गया 3.5 लीटर। सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस द अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन एक्सेल विच इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 1.6 लीटर। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज जो रेसिडुअल कैपेसिटी नॉर्मल थी, साथ में हमने कुछ और भी एक्सेल करी, मतलब वो भी पोटेंशियली अंदर ही थी, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दैट अमाउंट्स अराउंड 2.3 लीटर्स। अब फर्दर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। यस, यू कैन से। तो ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है, ये नॉर्मली हम ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, ये हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं। अब टोटल वाइटल कैपेसिटी जैसे हमने पढ़ा, इसमें देखिए ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। व्हेन यू ऐड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस योर टाइडल वॉल्यूम, तो दिस इन टोटल बिकम्स योर vital capacity. Okay, total lung capacity is when you add all of them. Residual volume always remains in your lung. Further, functional residual capacity में what do you include? Expiratory reserve volume and residual volume. That's all.